जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम चल रही है। लगातार एनालिसिस आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। 26 फरवरी आज अभी तक जितने भी प्रश्न मेमोरी बेस्ड प्राप्त हुए हैं सबकी एनालिसिस आपके सामने है। टोटल ऑल शिफ्ट के प्रश्न जो है देने की कोशिश किया हूं। कुछ प्रश्न दोस्तों छूट जाते हैं तो कुछ साथी नकारात्मक कमेंट करने लगते हैं। मेरा निवेदन है, जो प्रश्न दे रहा हूं, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट और डेटा मैं दे रहा हूं, शायद ही दोस्तों कहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत से साथियों ने सराहना की है। बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं दोस्तों चैनल को, मतलब सपोर्ट जो आप लोग का मिल रहा है उसके लिए मैं क्या ही कहूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। खैर चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। अगर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेगुलर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैं डेली एनालिसिस की वीडियो लेकर के आया हूं और वो भी स्पेशल तरीके से लेकर के आता हूं। इस तरह से देखिए मेरा कंटेंट रहता है। आपको मैं प्रीव्यू दिखा दूं, बाकी टोटल क्लास जो लोग पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं। तो अगर नए हैं चैनल पर या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मुझे चेक कर रहे हैं कि क्या ये रेगुलर वीडियो लाएंगे या फिर कैसा पढ़ाएंगे, तो फिर आप अब विश्वास हो गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं ऑलरेडी तो अपने दोस्तों तक अलग अलग ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर कर दें। दोस्तों लाइक जरूर करिए। एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पर जितना लाइक दिखता है लगता है कि इतने लोग पसंद कर रहे हैं। हर दिन आज की वीडियो आपको लगेगी कि ऐसा एनालिसिस मैंने भी इसके पहले नहीं किया था जैसा आज आपको दूंगा। स्पेशल स्टैटिक जीके जो जनरल एप्टीट्यूड बोल करके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वालों ने धोखा दिया है, उस धोखे को आप जान लीजिए कि उसका बदला हम ले लेंगे। स्टैटिक जीके आपको इस तरह से रटवा देंगे कि जो जीएस का प्रश्न बच्चे बता रहे हैं टफ आ रहा है, सर जीएस नहीं आ रहा है, जीएस मुझे कमजोर बहुत मतलब कर दे रहा है, जीएस परीक्षा में तोड़ दे रहा है लोगों को, वह जीएस आपका आसान करके दूंगा मैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए दोस्तों, क्योंकि लंबा होना भी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई है, कोई रील या शॉर्ट नहीं है। और जब संघर्ष की बात होती है, माँ बाप के सपनों की बात होती है, तो वहां पर समय और लंबे वीडियो से परेशान हमें नहीं होना है। हमें अंत तक बने रहना है वीडियो के साथ। और यकीन मानिए आपके पूरे जितना भी मतलब कंटेंट आया है टोटल आपको इस कदर मैं बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ये तो एकदम एग्जाम बेस्ड है। आज की क्लास में क्या है खास, ये मेरी आदत है दोस्तों, मैं रोज पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं किसी भी भाई बहन का, किसी भी साथी का मैं ये नहीं चाहता हूं कि समय बर्बाद हो। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए हो तो आप मेरे साथ जुड़िए और अंत तक चलिए। सफर में क्या हम आज के सफर में तय करेंगे, 26 फरवरी को अभी तक जो भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भेजे हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप से, यहाँ वहां से जो भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए दोस्तों, उन सारे प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सबसे अलग तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जैसा कि रोज मैं करता हूं। एसएससी जीडी की लगातार मैंने एनालिसिस सीरीज चलाई है, सीआरपीएफ की चला रहा हूं। आप जुड़ जाइए आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम होने वाले दोस्तों सबका आपको स्पेशल डेटा लेकर के जरूर दूंगा। उसके बाद देखिए 24 फरवरी के छूटे हुए प्रश्नों या वीडियो के अपलोड होने के बाद प्राप्त प्रश्नों की भी एनालिसिस की जाएगी जो मुझे उस दिन नहीं मिल पाए थे। उसके बाद 24 फरवरी के एनालिसिस का क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको, वह भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा आप ध्यान दीजिए, टीसीएस के नए पैटर्न के आधार पर क्या क्या रिवाइज करना है वो भी बताऊंगा। तमाम जगह पे आपने देखा होगा कि यह आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, ट्रेंड क्या बदल रहा है, अनुच्छेद के किस भाग में घुस रहा है टीसीएस, एक भाग में संविधान के घुस रहा है तो कितने दिन तक रुक रहा है, यह भी बताऊंगा आज आपको। पीडीएफ का बार बार प्रश्न आ रहा है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डेली पीडीएफ अपलोड करता हूं दोस्तों। थोड़ा समय कम जो है समय होता है कि कभी कभी जो है देर हो जाती है, चूंकि चीज़ों को मैनेज करने में, बनाने में, आप जानते हैं कि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन डेली पीडीएफ मिलेगी। जीके जीएस हिंदी रीजनिंग में किन किन टॉपिक को रिवाइज करें टोटल पर बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, पहला कुछ इस तरह से प्रश्न आया था। प्रश्न देखिए दोस्तों मेमोरी बेस्ड हैं, आप प्रश्नों पर न जाइए, आप उन प्रश्नों से रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट पे जाइए, क्योंकि जो प्रश्न आ चुके हैं मेरा मानना है कि वो आने की संभावना ना के बराबर है, तो उनके पीछे सारे चैनल भाग रहे हैं, सारे स्टूडेंट भाग रहे हैं, आप भी वहीं पर जो है ना भागिए। मैं जिस रास्ते पे चलने को बोल रहा हूँ उधर जाइए, क्योंकि आपको पता है कि वह रास्ता एकदम सटीक जो है सफलता के तक जाता है। अनुच्छेद 360 संबंधित है। अब यह पूछ दिया, अब यह नहीं पूछेगा 360, अब पूछेगा क्या वो मैं बताता हूं। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, मतलब घोषणा करने की शक्ति अनुच्छेद 360 देता है। 360 आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू बाइलिंगुअल लाने का भी मैंने
जो है आपसे जो है वादा किया था बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगी। आपातकाल है क्या, यह भी जान लीजिए। अनजानी परिस्थितियों का एक संयोग यानी संयोजन जो विनाशकारी स्थिति पैदा करके जीवन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, उसको मतलब उस स्थिति में भारत में आपातकाल की स्थिति के दौरान देश की संघीय व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो द्विसदनात्मक व्यवस्था रहती है, एक तरफ राज्य काम, जैसे मान चलिए अगर इंडिया है तो दोस्तों एक तरफ जो है इंडिया में आप देखते हैं हमारी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इधर हमारा जो है सेंट्रल काम करता है, इधर स्टेट काम करता है, लेकिन आपात के दौरान सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास चली जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपातकाल है क्या, मैंने थोड़ा सा एक लाइन में बताने की कोशिश किया है, आप पढ़ लीजिएगा, परिभाषा दिया हूं, टोटल चीजें मैं लिख देता हूं दोस्तों, ताकि मैं भी ज्यादा समय न लूं लिखने में बोर्ड पे और आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन में अब घुस चुका है परीक्षा वाला। 352 आपातकाल की उद्घोषणा। 356 क्या होता है, अनुच्छेद 356 एक दूसरे का आपातकाल जो है राज्य का शासन विफल होने पर, विफलता पर केंद्र को विशेष राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार। अनुच्छेद 356 एक दूसरे प्रकार का, बात समझिए। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर राज्य को ये लगता है कि मतलब केंद्र को लगता है कि राज्य के में जो शासन है, जो राज्य का शासन व्यवस्था कह लीजिए, कार्यपालिका है, वह लचर हो रही है या फिर वह ध्वस्त हो रही है, तो तुरंत वह राज्य ऐसा नहीं है कि जो है एक अनाथ बच्चे की तरह घूमेगा, उस राज्य पर तुरंत केंद्र सरकार जो है अपना तुरंत हाथ रखेगी और उस पर सपोर्ट देगी। तो यह 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 358 की बात उसी प्रकार से करें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 319 के प्रावधानों का निलंबन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, पूछेगा। अनुच्छेद 358 क्या है, अनुच्छेद ये पूछेगा कि अनुच्छेद 19 का किस निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 358 याद रखिएगा। और 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में जो आज पूछा था, इससे अगर पूछेगा अलग तो क्या पूछेगा कि अब वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया है, 1 2 3 0 ऑप्शन देगा और कोई 1 मारेगा, कोई 2 मारेगा, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट वाला 0 यानी 0। ध्यान दीजिए इसको। और आपातकाल के समय की आपके लिए देखिए, इंदिरा के समय जो है कि इमरजेंसी लगाई गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार वगैरह, जो उसमें जेपी मोरारजी देसाई वगैरह इसका विरोध काफ़ी किए, मतलब सब चीज़ें थी। और क्या उस समय की चीज़ें थी उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप अगर इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी आपकी इंदिरा गांधी हैं पूर्व पीएम, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यह रहा आज का प्रश्न पहला दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त आयोग का संबंध है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280। यह रहा आज का पूछा हुआ प्रश्न। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है, माने जो भी राजकोषीय संघवाद मतलब कह लीजिए कि जो हमारा एक तरह से कह लीजिए कि खजाना है, जो खजाना है उस खजाने की इसी के इर्द गिर्द चलता रहता है, जो पैसा है संघ सरकार का, तो वही वित्तवाद जो है उसका डील पूरा करती है। इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि यह तो पूछ दिया 280, अब पूछेगा क्या, एक साथ दोस्तों सारे आयोग संवैधानिक जो भी निकाय हैं जहां से प्रश्न बनने वाले हैं, स्क्रीन पर देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं करने क्या वाला हूं, सब रिवाइज करवा दूंगा। चुनाव आयोग की बात करें, पूछ सकता है 324। ट्रेंड को पकड़िए, जो पूछे वहां से हट जाइए, अब पूछेगा क्या वहां चलना है हमको, है ना। जो हो चुका अब वो नहीं होगा, अब ट्रेंड नया आएगा। सुनील अरोड़ा जो है इसके यहाँ पर जो है तो इसमें जो है कि हेड है, आप ये भी जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो है ये भी ध्यान रखिए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक। यह डेटा दोस्तों इधर वाला अगर हो सकता है कि पुराना हो, इस पर आप बहुत न ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद याद करवाना मेरा टारगेट है। अगर नया आए तो ठीक है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग देख करके मुझे लग रहा है कि यहाँ डॉक्टर मनोज सोनी जो है थे, तो यहाँ पर ये पुराना हो सकता है, क्योंकि जो है पहले की पीडीएफ से मैंने डेटा उठाने की कोशिश की है जल्दबाजी में। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 में है, इसको ध्यान रखिए। आर्टिकल पूछ रहा है, इस पे मेन फोकस करिए। इसके बाद वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में जो आज पूछा हुआ था, ये देखिए वित्त आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 338, और इसी में अगर ए जोड़ देंगे तो एसटी, भाई एसटी के बाद ही तो एसटी आती है, तो ए जोड़ देंगे तो एसटी हो जाएगा। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कब की गई है, 148 में। भारत के महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में। एसएससी क्या था जीडी वाले में लगातार यह पूछा था दोस्तों, लगातार एसएससी जीडी में महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, ये सब खूब चले हैं, अब यहाँ भी आने शुरू हो गए, आएंगे। प्रश्न जब टीसीएस करता क्या है दोस्तों, बंच ऑफ क्वेश्चंस बनाता है,
और उसके जो है सेट होते हैं। जब ये खत्म होते जाते हैं तो अगले सेगमेंट में वो घुसता जाता है। आज अनुच्छेद 19 को हमें लगता है छोड़ दिया है। अनुच्छेद 19 रोज खूब चल रहा था, मैं 3 दिन तक चिल्ला चिल्ला के बताया, 3 दिन लगातार आया है मेरा प्रश्न अनुच्छेद 19। जो मैं जो है बताता हूं उससे रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। राज्य के महाधिवक्ता 165 में दिया गया है, और अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के बारे में 350 बी में। यह अनुच्छेद आप स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं, एक बार आप रोक करके देख लीजिएगा। पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, वो भी आपको अंत में बताता हूं कैसे मिलेगा। कई लोग परेशान है पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैं अभी बता रहा हूं टोटल पीडीएफ और फ्री में। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपये में पीडीएफ बेच रहे हैं। इसी पीडीएफ को जो मैं बनाया हूं इससे भी मतलब लो क्वालिटी की, और मैं हाई क्वालिटी की पीडीएफ आपको फ्री टोटल निःशुल्क दे रहा हूं दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है, 20-20 हजार 25-25 हजार एक वीडियो पे मेरे व्यूज आ रहे हैं, लोग सब देख रहे हैं। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन आप पढ़िए, आपको लग जाएगा। किसी भी यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन क्लास में फीडबैक देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसी क्लास है। जो इसके पहले जो है, अब कल 25 फरवरी था, 25 फरवरी को भी कितने चैनल मैं देखा लगे पड़े हैं एनालिसिस देने में। अरे भैया एग्जाम नहीं आया तो काहे का एनालिसिस? मैं क्यों आपका जो है विद्यार्थी जीवन का समय जो कि वो भी एग्जाम से पहले का जो एकदम कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय हो, क्यों बर्बाद करूं? कम से कम आप रेस्ट तो कर लीजिए एक दिन, या फिर रिवाइज कर रहे होंगे उसी में डाल दूं वीडियो 25 फरवरी के एनालिसिस। धोखे वाला काम नहीं। क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस सेट होगा बताऊंगा, मॉक टेस्ट होगा वो भी बता दूंगा, एनालिसिस रहेगी एनालिसिस बताऊंगा, सही थंबनेल सही टैग सही डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्लास दूंगा कि आप जो लेना चाहें वही आपको मिले। पता चल लेने आए आम और हम लेने आए सेव आम अमरूद भर के भेज दे, या लेने आए आम आलू भर के भेज दें, तो यह काम हम आपका नहीं करेंगे। पहले ही मैं बता देता हूं ताकि आप मेरे साथ अंत तक जुड़े। ऐसे नहीं कि नहीं कंफ्यूजन में रहेंगे क्या मिलेगा, जितना वादा किया हूं अंत तक दूंगा, जुड़े रहिए जो है। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अरावली? राजस्थान के माउंट आबू में 5650 फीट यानी 1722 मीटर में अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह दोस्तों बता दिया गया है, आज के एग्जाम में आया हुआ था। अब आने वाली चीजों को जरा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन करिए आप जो है स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन से ही आपको दोस्तों देख रहा हूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आपसे मेरी बातें हो रही हैं। आप ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर, विंध्यन पर्वत अमरकंटक, ध्यान दीजिए कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब सबकी सबसे ऊंची चोटी और पर्वत दिया हूं। फिर पश्चिमी पर्वत घाट की पर्वत जो है सबसे ऊंची इलायची पहाड़ियां, जिसे कार्डेमम पहाड़ियां भी कहते हैं। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी चोटी जो है उड़ीसा में, ये भी जान लीजिए। नीलगिरी की दुद्धा बेटा, अन्नामलाई पहाड़ी की अन्नामुडी, और गारो खासो जयंतिया, तीनों पहाड़ी और तीनों जनजाति मेघालय में है, जहां पर बरसात भी मासेराम मेघालय चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। मैं भी लगाया हूं, यह देखिए जो है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल वाली श्रेणी यहाँ पर जो है हिमालय वाली यहाँ पर है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अरावली रेंज यहाँ पर है आपकी, विंध्यन पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, और उसके बाद जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पर है, और वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी घाट यहाँ पर है, और कार्डेमम हिल्स यहाँ पर है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पर देखिए, इसको भी ध्यान दीजिए, और खासी हिल्स, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स। टोटल मैप पर दोस्तों स्क्रीन को क्लियर करता हूं, थोड़ा मैप अगर छोटा दिख रहा होगा तो आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखिएगा, या तो पीडीएफ में देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मोबाइल में मैप छोटा दिखे। यह एक नज़ारा, मैंने एक सर्च किया सबसे खूबसूरत पहाड़, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो सबसे पहले यह फोटो आती है सबसे खूबसूरत पहाड़ में। अपने हिमालय की गर्व की बात है दोस्तों, सबसे खूबसूरत, और कैसा दिख भी रहा है देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस फोटो को एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, और कमेंट में जो है जय हिंद अभी तक अगर नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए। आपका जय हिंद मुझे मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा, जय हिंद लिख दीजिए, और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मणिपुर नृत्य किस देवता से संबंधित है? अब देखिए, मणिपुर नृत्य का प्रश्न आया था, अब ये प्रश्न पूरा तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने किस देवता डाल दिया, अब उससे मुझे मतलब नहीं है। मणिपुर डांस इज एसोसिएटेड विथ विच गॉड? खैर, अब मेरा मेन मोटो है कि मणिपुर नृत्य और उससे संबंधित, रोज ये पूछ रहा है, उससे संबंधित पूरा फैक्ट में रिवाइज करा दूं। मैप पर जो मैं नृत्य की क्लास चलाया हूं और उसी का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। राधा कृष्ण और विष्णु से संबंधित है, ये तो मैं कल भी बताया था। वैष्णव धर्म से प्रभावित भक्ति की भावना पर जो है चलने वाला नृत्य है। इस नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। और इसका प्रमुख कलाकार जो पूछेगा, अब किसी भी दिन ये पूछ सकता है, झावेरी बहने, एसएससी जीडी में भी चला था, इसमें भी चलेगा। झावेरी बहने दर्शन, नयना, सुवर्णा और रंजना, और गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कलावती देवी प्रमुख कलाकार है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर की लोकेशन देख रहे हैं आपको, यहाँ म्यांमार के पास में मणिपुर है, इसका लोक नृत्य है। लोकेशन के साथ पढ़िए, मैप और इमेजेस आपके दिमाग में चीजों को छाप देते हैं, यह मेरा मानना है,
और इसी चीज मतलब आधार पे मैं दे रहा हूं, है ना। मनोविज्ञान की क्लास में हम लोग को बीएड में बताया गया था कि जो हम अक्षरों से पढ़ते हैं दोस्तों, टेक्स्ट की मेमोरी को अगर हम पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं और किसी चलचित्र को देखते हैं, तो दोनों में हमें 20 गुने का अंतर होता है। अक्षर पढ़ करके हम जितना याद करेंगे उतना देख करके उससे 20 गुना याद करेंगे। तो वही उसी थ्योरी पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, और सफलता मिल भी रही है। अब आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि मैं सफल हो रहा हूं अपने मकसद में कि नहीं सफल हो रहा हूं। हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? हाँ, आप तो दोहरा शतक अलग ही लगा, चलिए ठीक है। हु हैज बिकम द बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी? चलिए इधर देखिए, लिस्ट की तरफ देखिए, इधर डबल सेंचुरी की तरफ आप ध्यान न दीजिए। इनको तो पहचान ही रहे होंगे, और इनको जो पहचान रहे हैं कमेंट में लिखिए कि ये कौन है। इसके बाद अगला जो है शुभमन गिल। अब इनके बारे में प्रश्न देखिए, शुभमन गिल जो है न्यूजीलैंड के जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है, सॉरी न्यूजीलैंड बोल दिया, शुभमन गिल जो अपने यहाँ के इंडिया के रहने वाले हैं, और विरोधी टीम जो है न्यूजीलैंड, यहाँ पर मैं दिया हूँ विरोधी टीम और जनवरी 2023, ये ध्यान रखिएगा। मैं विरोधी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन ठोक दिए, ठीक। इसके बाद अब ये तो पूछ दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद ये अब पूछे। अब पूछेगा क्या? ईशान किशन, इंडिया के, पूरे इंडिया के जिन्होंने दोहरा लगाया सबका लिस्ट दिया हूं। बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2022 में 210 रन ठोका इन्होंने। रोहित शर्मा 264 सर्वोच्च, इन्होंने तो मतलब शतक में भी मतलब हमें लग रहा तेहरा के चक्कर में पड़ गया था भैया अपना। श्रीलंका के खिलाफ 2014 में इन्होंने भी मारा, धुआंधार मचा दिया। वीरेंद्र सहवाग हमारे जो है सिक्सर महोदय साहब, जो सिक्स लगाते हैं हमेशा, सिक्स इनका काम ही है भैया, जो सिक्स से एकदम इनका वाग बल्ला घुमा तो सिक्स ही जाएगा। वेस्ट इंडीज के दिसंबर 2011 में। रोहित शर्मा जो है 209 के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर 2013 में, पुराना भी पूछ रहा है, खैर आप देख लीजिए। रोहित शर्मा 2017 वाला भी देख लीजिए, यहाँ पर 2 बार इन्होंने लगाया। हाँ, ये नोटिस करने वाली चीज है जो मैंने भी नोटिस किया था कि 2 बार दोहरा रोहित शर्मा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यह पूछ सकता है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया, एक बार इसके खिलाफ लगाए हैं, ये तो नहीं, इतना डिटेल नहीं जाएगा। 2 बार किसने दोहरा शतक किस भारतीय लगाया? रोहित शर्मा पूछ सकता है। और सचिन तेंदुलकर भी लगा चुके हैं, तो यह जो है 200 पहला पुरुष, और पहली बार इन्होंने पुरुष श्रेणी में लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में। तो दोस्तों शतक से बनने वाले दोहरा तेहरा शतक जो है लगने वाला सारे प्रश्न जो है मैंने बता दिया, जो है आप देखिए, और उसके बाद बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा जो है इधर का सिस्टम। बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है? अब तेलंगाना का लोक नृत्य भी पूछ रहा है। हाँ, ये जो देख रहे हैं इन लोगों को आप, हाँ बस बिल्कुल सही है। हमेशा आपको लगता है कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग फोटो ही लाऊंगा, कभी कभी ये भी झेलिए। अब देखिए तेलंगाना का लोक नृत्य क्या है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ तेलंगाना? पेरिनी शिवदंतवम, थोड़ा बहुत अजीब टाइप का था, ऑप्शन में क्या था पता नहीं, फिलहाल यही वहां का नृत्य मिला है, पेरिनी थावंडम। हालांकि तेलुगु भाषा कुचिपुड़ी वगैरह ऐसा वहां का नाम भी वैसे होता है ना, तेलुगु तमिल मलयालम जो भाषा है अलग ही होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ तेलंगाना? तो अब इसमें क्या था, वो जो मैंने आपको यहाँ दे दिया, पेरनी और पेरनी दोनों के बारे में आप जानेंगे। यह था शिव तंदुवम और जो है थाडवम, ये ध्यान रखिए। ये लोग जो उसकी नृत्यांगना है भैया, जैसा नाम बोला नहीं जा रहा है वैसा भले ये लोग भी तैयार हैं अपना। और ये अपना देखिए यहाँ ये नुकीला वाला इनका देख रहे हैं टोपी ना, हाँ बस दिक्कत है समझ लीजिए। ध्यान दीजिए कंटेंट पे आप इधर। भारतीय राज्य और लोक नृत्य की सूची पूरा, अब जैसे तेलंगाना का देखिए पूछ दिया, तो तेलंगाना मेरे भाई अब नहीं पूछेगा, अब अलग राज्य में चलेगा। तो जब मैं रोज कहता हूँ कि टीसीएस जब आगे आगे चले तो हम उसके पीछे पीछे नहीं चलेंगे, हम उससे 2 कदम और आगे चलेंगे और उसकी तरफ देख के बोलेंगे हाँ भैया हम इधर हैं। तो गुजरात का देखिए, गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला और पढ़ियारी, याद रखिए। एक लाइन में याद कीजिए। किसी भी चीज को याद करने का दोस्तों एक तरीका होता है। मैं जैसे याद करता हूं, मैं अपना बताऊं कि अब गुजरात का एक बार गरबा याद करिए, एक बार डांडिया याद करिए, एक बार भवई, ऐसे मत याद करिए एकदम उसको एक ही शब्द मान लीजिए। गुजरात का क्या है? गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पढ़ियारी। गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पढ़ियारी। गुजरात कोई बोले, हाँ आपसे पूछो गुजरात का लोक नृत्य बताओ, कोई एक, आप कहें कोई एक नहीं, सुन लो, गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पढ़ियारी, पूरा सुन लो, एक ठोक की जरूरत मुझे नहीं है। केरल का उसी तरह से कथकली, अट्टम, मैंने बोला था कली की अट्टम शब्द लगा रहे, कथकली, अट्टम, मोहिनी अट्टम, जिसने भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप धारण करके सागर तट पे जो है डांस किए थे, पादयानी, ये जो है केरल का लोक नृत्य। राजस्थान का उसी तरह घूमर, गणगौर, पनिहारी, नेता, घाबल और फूदी, इसको ध्यान रखिए, घापाल और फूदी। जम्मू कश्मीर का रऊफ पूछता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, रऊफ, हिकात, मंद जास भी पूछा है,
कूद, दांडी नाच और दमाली, ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश का छपेली, थाली, चंबा, धमाम, झैती, झैता, उसके बाद महाथू, नटी, डांगी। अब ये सब थोड़ा जो अलग अलग हैं, ये अजीब, इनके बारे में परेशान मत होइए। छपेली याद रख लीजिए आप, एक चंबा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा हुआ है कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य दोस्तों फेमस है और युद्ध नृत्य के यहाँ पर होता है, ये भी फेमस है, ध्यान रखिए। गोवा का मांडी गागोर खोल ढकनी गोवा का है। मेघालय का बांग्ला लाहो और पंजाब का भांगड़ा गिद्धा धामन, ध्यान रखिए, भांगड़ा गिद्धा दब धामन, ये याद रखिए। पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सब दो चार तो एकदम रटी लीजिए। उत्तर प्रदेश का भी रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, ये भी ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का एक साथ में याद करिए, ये भी बार बार पूछता है। जो ज्यादा जरूरी वाले हैं उनको तो रटी जाना है मित्र, जान लीजिए किसी भी हालत में। गुजरात का, राजस्थान का, यूपी का, पंजाब का, उसके बाद जो है इधर आपका गोवा का, तो ये सब जान लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा फेमस यही सब है। खैर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, जो है वैसे पीडीएफ में तो आपके रहेगा ही। अगला जो है देखिए, इल्तुतमिश ने किस धातु के जीतल चलवाए थे? लड़के परेशान थे, जीतल क्या है, जीतल क्या है, कोचिंग में भी जीतल, वहां भी अब देखिए जीतल क्या है समझिए। शीतल को तो आप बहुत देखें, जीतल को देखिए। विच ऑफ विच मेटल डिड इल्तुतमिश रन द जीतल? अब जीतल को समझिए, यहाँ पर जीतल में क्या है, इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का, चांदी जो है इसका सिक्का 175 ग्राम का था, माने लगभग जो है 150-200 ग्राम का सिक्का ही था। और जीतल आपके सामने है, यह एक सिक्का था, इल्तुतमिश ने चलवाया था। जीतल क्या था? जीतल अथवा जित्तल सल्तनत काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। यह उसी के लिए एक टर्म यूज की गई, जीतल, अरबी शब्द में जो है जीतल कहा गया। और अब प्रश्न बनेगा, क्योंकि जीतल हो चुके हैं भैया वायरल, अब आएगा क्या जानते हैं? शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किस शासक ने चलवाए? कुषाण शासक, कनिष्क ने चलवाए, यह प्रश्न में पूछेगा। शीशे के सिक्के किस शासक ने चलवाए? सातवाहन शासक द्वारा चलाए गए, यह प्रश्न में पूछ सकता है। सिक्कों की तरफ रथ को मोड़ दिया है जो है टीसीएस वालों ने, तो आप भी अपना रथ उसी की तरफ लेके आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला भी मजेदार कंटेंट है। सालबाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब प्रथम पूछा, द्वितीय तृतीय पे आपको विशेष नजर रखनी है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1782 में जो है लड़ा जाता है। सालबाई की संधि उस समय होती है, उसको जो है सुलझाने के लिए वारन हेस्टिंग और महादाजी सिंधे के बीच में जो है ये होती है। महाजनी सिंधिया जो होते हैं उनके बीच में यह संधि होती है, दोनों लोग इस पर हस्ताक्षर करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये देखिए वारेन हेस्टिंग का देख रहे हैं यहाँ पे खेला कैसे बैठा हुआ है, उस समय का पेंटिंग। एक्चुअली ये जो इमेज है, एक कमेंट आया कि सर उस समय सेल्फी कैमरा नहीं था तो ये फोटो आप कहाँ से डालते हैं? अरे भैया, हम उस समय बैठ के फोटो नहीं खींच रहे थे, यह फोटो उस समय के तमाम पेंटर हैं जो अलग अलग वेबसाइट पे डाले पड़े हैं। मैं आप लोग के लिए ढूंढ के यहाँ वहाँ से खोज खाज के लाता हूँ कि आपका इतिहास को जो रटते हैं आप लोग, थोड़ा सा उससे जुड़े भी। ये छोटे छोटे इमेजेस आपके इमोशंस को जगा देते हैं और आपको समझ में आता। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो है मराठा साहब जो है शिवाजी के जो लड़ाका लोग हैं यहाँ चढ़े जा रहे हैं इनके ऊपर तलवार लेकर, और यह टेंशन में बैठे हो भैया, अभी आएंगे और तुमको फिट करेंगे, ये सब घूरेंगे, टेंशन न लो। और जब इनकी दशा जब ये होती है तो यहाँ पर आकर यहाँ पर अपना ऐसे नतमस्तक होकर के, अंग्रेज तो थे ही चालाक, इनको जब जूता डंडा पड़ता था तो अपना दूसरे कला में आ जाते थे। तो ये छोटे छोटे इमेज बहुत कुछ बोलते हैं दोस्तों, मुझे तो यही लगता है। बाकी आपको कैसा लग रहा है? क्या ये इमेज आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं? बताइए, तो फिर उस हिसाब से आगे इस पर काम और अच्छे से किया जाए। अगर हेल्पफुल नहीं रहते हैं तो फिर उस पर भी विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अब पीडीएफ में मैं बहुत सारी चीज़ें तो दोस्तों नहीं दे पाता हूं, आपके लिए एक सजेशन है कि आंग्ल मराठा युद्ध, कर्नाटक युद्ध और इस तरह से जो 18वीं सदी के जो युद्ध हैं जो है प्रचलित, उनको एक बार जरा सा आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब वहां से प्रश्न पूछ रहा है, उस सेक्शन में ये जो टीसीएस चल चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम, मैसूर वगैरह का जो युद्ध है, ये सब ध्यान दीजिएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? यह तो रोज पूछ रहा है, आगे भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पूछेगा इसमें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो स्टेट तो आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं कि जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूरा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पहले जान लीजिए, बाकी स्टेट और पदक तो मैं टोटल आपको बता ही दिया हूं। नई दिल्ली में पहली बार 2018 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, ये पूछता है तो ध्यान देखिए। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम 2019 में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र ने अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए 56 स्वर्ण और हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक जीते थे। और शेर जो है स्वर्ण के साथ दहाड़ते हुए आपके सामने हैं, इनको भी जरा लाइक मारिए जो है वीडियो पर, एक इनके वीरता के लिए जो पदक प्राप्त किए हैं। आपको भी मिलेगा दोस्तों पदक, आपको भी सफलता मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि नित रोज लगे रहिए, एक दिन सफलता नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन में जो है, जैसे नहीं होता है कि एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन वह जरूर आएगा जब सफलता मिलेगी। एक दिन पढ़ लिया 50 पन्ना 100 पन्ना, खूब गुस्से में आके सब वीडियो देख डाला, बोला आप तो हो ही जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। डेली चलते रहिए। पहाड़ जीतन राम मांझी ने एक दिन में नहीं तोड़ा था, रोज तोड़े, तब उस पहाड़ को उन्होंने तिनका बना दिया तोड़कर। एक दिन में काम नहीं, तो आप भी रोज लगे रहिए, रेगुलर। जैसे रेगुलर मैं वीडियो ला रहा हूं आपके लिए, सारी समस्याएं घर परिवार छोड़ करके सब कुछ, जो जैसे नहीं होता है कि सारी प्रॉब्लम छोड़ करके इस टाइम पे मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, उसी तरह से आप भी अपनी सारी समस्याओं को छोड़कर पढ़ाई के साथ जुड़िए। स्टूडेंट लाइफ का एक ही मोटो होना चाहिए, वह जैसे नहीं होता है वो डायलॉग बोलता है कि इसमें क्या है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, मुझे 3 चीजें पसंद है। तो उसी तरह से आपको भी 3 चीजें पसंद होनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और फिर पढ़ाई। बस। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये तो पहले भी मैंने बताया था, और वही प्रश्न देखिए एग्जाम में आ भी रहा है। एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड वाला, वो भी हमें लग रहा है कि खुद बनाने वाला भी नहीं जान रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड में बनाए क्या। वह एक ही 2 टॉपिक, मतलब कुछ गिने चुने टॉपिक के पीछे घूम रहा है, और लड़के बेचारे जनरल एप्टीट्यूड पढ़े ही नहीं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कोचिंग, अब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप जानते हैं, कोचिंगों ने, नामी ग्रामी क्लासों ने जनरल एप्टीट्यूड के नाम पे मैथ पढ़ाया दोस्तों, इसलिए समस्या हो रही है। नहीं तो ये प्रश्न मुझे विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी इसको धुआं मचा देते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। कर्क रेखा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। यह देखिए रेखा यहाँ पर खींच के दिखाई गई है आपको, ताकि आपको समझ में आए। अगर अब इसमें दोस्तों क्या करेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अब प्रश्न मॉडिफाई करेगा कि पहले किस राज्य में आती है, तो गुजरात में ध्यान दीजिए, उसके बाद गुजरात से होते हुए यहाँ देखिए त्रिपुरा की तरफ होते हुए निकल जाती है। तो यह क्रम पूछ सकता है अरेंज करने के लिए। तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, इस तरह से जो उड़ीसा, फिर जो है यहाँ पर त्रिपुरा होते हुए जो है, तो इस त्रिपुरा मिजोरम होते हुए निकल जाती है। तो देखिए ये वाला सिस्टम आप समझेंगे इस तरह से जो है, क्योंकि यहाँ पे मिजोरम पड़ता है, तो पहले कहाँ और बाद में कहाँ, ये एक बार आप समझ लीजिए मैप पर, क्योंकि ये प्रश्न में पूछेगा, क्योंकि अब कहाँ से गुजरती है, किन राज्यों से, कितने राज्यों से, यह पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? When was the coronation of अकबर? कब उसका कोरोनेशन जो है, राज्याभिषेक जो है, कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालनौर में, यह ध्यान रखिए, बैरम खान जो 1556 से लेकर के 1560 तक उसका संरक्षक रहा, के संरक्षण में अकबर जो है काम किया था। तो कब राज्याभिषेक हुआ था? 1556 में, और 60 तक तो बैरम खान ही जो है इनका संरक्षण दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछता है बार बार, 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर क्या लड़े तो थे भाई इनके बारे में, लेकिन बैरम खान उस युद्ध को जिताने वाला था दोस्तों। अब लेकिन भाई साहब अकबर ने बैरम खान के साथ ही कला कर दिया। अब जो फोटो आप देख रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इधर देखिए बैरम खान बैठे हैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, इधर महाराज अकबर बैठे हैं अपना जो है ये तोता लेकर के, तोताबाज जो भी हो। अब इन्होंने जो है अपना तोता उड़ा दिया इनकी बीबी पे, देखिए इनकी बीबी है, और अकबर को हो गया इनसे थोड़ा सा, मतलब क्या ही बताएं, आप जान रहे हैं। तो उसके बाद जो है सिस्टम ये हो गया कि बैरम खान बेचारे की दशा खराब। यही तो हाल है, जिसको सपोर्ट करो वही अपना इनका व्यवस्था लेके भाग गए। खैर चलिए प्लासी के युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ युद्ध भी आज आए थे। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेसेस?
मतलब किसके बीच में लड़ा गया था, ये ध्यान रखिए। प्लासी का यह युद्ध 13 जून 1757 को, बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों। भारत में अंग्रेजी सत्ता का एक तरह से आगमन जिसको कहते हैं। इसके बाद 64 वाला बक्सर का आएगा। तो यही सारे जो है युद्ध जो है मिल करके अंग्रेजों को यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके बीच में हुआ था, और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। हार क्या जाता है, वह धोखे से, जो मीर कासिम वगैरह जो उसके सिपह सलार थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ मिल करके धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला की हत्या करके उसे हरा दिया जाता है सत्ता के लालच में। ये कभी बेटल ऑफ प्लासी का आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे या कहीं मूवी में या कहीं पर, तो आपको समझ में आएगा। पढ़िएगा तो और भी मजेदार है। इतिहास के टॉपिक बहुत मजेदार है दोस्तों। आपको यह इमेजेस छोटे छोटे दिखा करके मेरा मोटो होता है कि आपका जो इतिहास को बोरिंग ना, आपका इंटरेस्ट जगाना है। देख रहे हैं अंग्रेजों का जो है किस तरह से क्रूरतापूर्व व्यवहार देखिए। हमारे भारतीयों के पास जिस समय जो है बल्लम, तलवार या लठ थी, उस समय उनके पास महंगी महंगी बंदूकें थी, वह उससे जो है हमारे ऊपर आक्रमण किया करते थे। बक्सर का युद्ध आता है 1764 वाला, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1764 बक्सर का युद्ध जो एकदम निर्णायक कर दिया कि अब जो है भारत में अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से जम चुका है। यह भी बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल और अवध माने जो यूपी था, और मुगल बादशाह शाह आलम, चूंकि इसको भी अंग्रेजों ने निष्कासित कर दिया था। तो जिनको जिनको टॉर्चर किए थे, भारत के मेन 3 लोग टॉर्चर हुए अंग्रेजों से, तो तीनों इकट्ठा होकर तिलगुट सेना बनाते हैं, और जो है यह बक्सर में, बिहार के बक्सर में यह युद्ध लड़ा जाता है वहीं जो है, और वहां पर इन तीनों सेनाओं को ये अंग्रेज पराजित कर देते हैं। यह ध्यान रखेंगे आप। इमेज आपके सामने है, स्क्रीन क्लियर करता हूं। तो अब इसमें थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि इसमें भी आप जो है, जैसे वहां पर मैंने बताया संधि, तो उसी तरह से कुछ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जो मेन युद्ध थे, उनको थोड़ा सा 1857 की क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो इसके पहले ये सब जो है केवल टीसीएस वाले मान के चलिए कि एंशिएंट हिस्ट्री तक सीमित थे। लेकिन अब मैंने आज देखा कि ये जो है आधुनिक की तरफ आए हैं, मोड़ दिए अपने रथ को, तो आप भी आधुनिक में थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आ रहा है दोस्तों, गरीबी के मामले में भारत में राज्यों की रैंक क्या है। मैं तो कहता हूं गरीबी के मामले में भारत की रैंक क्या है बोलूं उसके लिए, गरीबी की दशा आज भी बहुत अपने हाथ देख रहे हैं। एक प्रतीकात्मक इमेज लगाया हूं, देखने के बाद आपकी खुद रूह कांप जाएगी कि क्या स्थिति है। सोचिए गरीबी की, बिहार जो है 51.91% जनसंख्या बिहार की गरीब है। झारखंड 42.16% जनसंख्या झारखंड की गरीब है। उत्तर प्रदेश की बात करें वहीं पर दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की लगभग आपके सामने देखेंगे तो 37.79% जनसंख्या जो है गरीबी में है। उसी के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 36.65% जनसंख्या गरीब है, और मेघालय में 32.67%, यानी 5वें स्थान पर। टॉपर जो है अपना भाई जान रहे हैं, क्लास का टॉपर बिहार चल रहा है, और उसके बाद मेघालय जो है 5वें नंबर पर है। फिलहाल अब यही 2-3 आंकड़े पूछेगा। गरीबी के बारे में एक लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा, बहुत मशहूर शायर ने, और किसी क्लास में जो है मैंने भी इसे सुना था अपने गुरुजी से, जो है लपक चाटते जूठे पत्तल जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आ गई इस दुनिया भर को। अब सोचिए कि मतलब एक दशा देख लीजिए कि एक थोड़े से मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें दाना वाना टाइप का है, कुछ जो है चावल वाल टाइप का, उसको ये बच्चे जो है सब मिल करके उस पर टूट पड़े हैं। क्या स्थिति है, यही गरीबी है। खैर, और इससे निजात पाने का दोस्तों एक ही विकल्प है, और वह है शिक्षा। गरीबी के कारण में आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या रोको, ये रोको, वो करो, सुविधाएं दो, इंटरनेट, मैं कहता हूं केवल एजुकेशन ला दो, गरीबी भी अपने आप जो है दूर हो जाएगी। जो है बेरोजगारी, रोजगार दो सबको, अपने आप जो लोग शिक्षित होगा आदमी, रोजगार, आप जब सरकार देखिए शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य यह तीनों देगी, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी दोस्तों। कोई कानून, बड़े बड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब इसी में कोई कमेंट करेगा कि ये 5 बच्चे पैदा कर दिए जिसकी उसकी गलती है, गरीब हो, मैं कह रहा हूं वो अशिक्षित है। ये बैंक में क्लर्क नहीं है कि ये 5 बच्चे पैदा कर, उसको शिक्षा नहीं मिली, उसको स्कूलिंग नहीं हुई, उसका माँ बाप शिक्षित थे तो वह भी, मतलब माँ बाप अशिक्षित थे तो वह भी अशिक्षित हुआ, माँ बाप शिक्षित होंगे तो वह भी। नरकसे का एक गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत है कि जो जितना अशिक्षित है उसकी आने वाली पीढ़ी दोस्तों उतनी ही अशिक्षित होती जाएगी, और जो जितना निर्धन है वह निर्धन होता जाता है, और जो जितना शिक्षित और धनीवान है वह शिक्षित और धनवान होता जाता है। यह आपने देखा भी होगा, ये नरकसे का सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है, जो कई बार इसको मैंने पढ़ा। तो गरीबी का यह आंकड़ा है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 5G ड्रोन कार्यक्रम जो है
क्या है, इससे संबंधित शायद कुछ प्रश्न आया था, तो मुझे बहुत डेटा नहीं मिला, तो मैंने 5G ड्रोन का पूरा डिटेल आपके सामने रख दिया है। अब क्या है आप देख लीजिए, यह 5G ड्रोन जो है आपके सामने है। उड़ीसा के संबलपुर जिले में वीर सुरेंद्र भाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी VSSUT परिसर से शुरू हुई टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन जिसको कहते हैं ने ड्रोन में 5G तकनीकी का इस्तेमाल किया। कमांड सेंटर से ही जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। 5G जानते हैं AI पर आधारित टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड इंटरनेट से चलने वाली टेक्नोलॉजी है, तथा स्काई हॉक जिसे बोलते हैं स्काई हॉक ड्रोन जो है 10 किलो पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग, थर्मल माने जो ताप टेम्परेचर के हिसाब से जो है इमेजेस बना सकता है, इसकी इसमें जो है क्षमता है। थर्मल इमेजिंग वगैरह में ह्यूमन डिटेक्टर बॉडी मतलब बॉडी को डिटेक्ट कर सकता है। थर्मल इमेजिंग ये होती है, जैसे कोई कैमरा है तो अगर वो थर्मल इमेजिंग कर पा रहा है तो इसका मतलब कि कहाँ पर मनुष्य है या जानवर, मतलब कोई शरीर दिखेगी तो वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉडी का तो वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो यह होती है थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, गूगल आप बोलते हैं ओके गूगल और गूगल सुन लेता है, यही AI है। आपकी बातों को गूगल समझ जाता है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप एक बार अपने मोबाइल में रेड चीफ का जूता, रिबॉक का जूता या कैंपस का जूता सर्च कर दीजिए, फिर वो जूते का ऐड दिखा दिखा के आपको मजबूर कर देगा कि आप फेंक कर जूता मारे ऐड दिखाने वाले को। ऐसा उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। खैर चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश में लगती है, किस पड़ोसी देश से जो है लगती है। तो मैंने एक दिन मैंने बाउंड्री वाला क्वेश्चन में लाया था, पूरी किससे कितनी किसकी बाउंड्री लगती है, और वो बार बार देखिए रिपीट कर रहा है। आज फिर मैं लेकर के वो टॉपिक टोटल आपके सामने आया हूँ। इंडिया शेयर्स इट मिनिमम, उस दिन मैक्सिमम पूछा था ये वाला जो है बांग्लादेश वाला मैक्सिमम पूछा था 4000 वाला, जो 4096 बांग्लादेश का था। आज देखिए मिनिमम पूछा है। मैं उस दिन भी बताया था कि ये जो है अफगानिस्तान की तरफ अब रथ मोड़ेगा TCS वाला, लेकिन जो लोग ध्यान दिए उनका 1 नंबर जरूर मिला होगा। अफगानिस्तान के साथ मिनिमम शेयर करता है और मैक्सिमम बांग्लादेश पूछ चुका है। तो अब यहाँ से जो है आप ध्यान दीजिए कि नेपाल वगैरह पूछने की संभावना बीच में शायद लेकर के आए। फिलहाल आपको मैं सारा बता दूं, चाइना से देखिए 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों 2-3 है, हालांकि सब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन अब भूटान मतलब जो है न्यूनतम द्वितीय पूछ सकता है या अधिकतम में जो है दूसरे नंबर पे कौन है यह भी पूछ सकता है। तो यही देखिएगा। बाकी बाउंड्री का इमेज भी सामने आप देख लीजिए, इधर देख लीजिए जो है कि आप चाइना है, दिशा पूछता है, मालदीव का दिशा पूछ दिया था। तो ये अगर इंडिया का ऐसे लाइन खींच दीजिए तुरंत अपने माइंड में, तो यह देखिए इधर आपका हो गया जो है नॉर्थ यानी उत्तर, और इधर आपका हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया आपका वेस्ट। तो अब इसी में चाइना की दिशा पूछे तो उत्तर पूरब, भाई यही तो चाइना है। और अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिशा पूछे तो यहीं पर उत्तर पश्चिम, और अगर इधर मालदीव लक्षद्वीप वगैरह की दिशा पूछे तो इधर पश्चिम दक्षिण, और इधर पूछे तो बे ऑफ बंगाल और म्यांमार वगैरह तो पूरब में है। आप देख ही रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, ये सब पूरब में आपके देश पड़ते हैं और आसियान कंट्री है, इनको भी आप जानते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। इसके बाद चीजों को कई बार सूत्र की तरह याद कर लीजिए, याद हो जाएगा टोटल आसियान कंट्री एक बार में। उसी तरह से सार्क देश पूछे तो श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एक बार में चीजों को सूत्र की तरह याद करेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज राखीगढ़ी सिचुएटेड। रोज मैं देखिए ये नया कंटेंट नहीं दोस्तों, धौलावीरा पूछ रहा था, मैंने उस दिन भी बताया था कि राखीगढ़ी और ये सब, अब देखिए अब ये सब पूछेगा इसी में से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल और वहां से मिले वस्तुओं के बारे में पूछने के अलावा इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो राखीगढ़ी का टोटल मैं लेकर के आया हूं डेटा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और जो है दृश्यद्वती, यानी उस समय नदियों का नाम पुराना है, नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले। ये तो प्रश्न में आया था। अब नया आने वाला क्या है, ध्यान दीजिए। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है।
पहला कौन सा है? सिंधु धौलावीरा, जो गुजरात में जो प्रश्न में आ चुका है। और दूसरा यह है, इसकी प्रमुख नदी घग्गर नदी है और राखीगढ़ी का उत्खनन जो है व्यापक पैमाने पर जो है 1997 से 99 के बीच में होता है, यह ध्यान रखिएगा। परीक्षा में आने वाले टॉपिक की बात करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आ सकता है, तो यहाँ पर ये धौलावीरा के बाद दूसरा है, ये पूछ सकता है अगर यहाँ से उठाने का मन करेगा तो। और किस नदी के किनारे? घग्गर। कहाँ है? हरियाणा, ये तो वायरल हो चुका है। और इसके बाद और भी ये इमेज देखें, ये इमेज कुछ नहीं, ये सब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय एसएससी का एग्जाम दिए थे और रिजल्ट वगैरह भर्ती की बहाली के चक्कर में बेचारों की ये हाल हो गई, तो ये भी अपना जो है बैठे रह गए। ये उस समय का नरकंकाल है दोस्तों, विशालकाय लोग हुआ करते थे। कुछ तो हंसी मजाक के लिए आपके लिए बोल देता हूँ, इन चीज़ों को ज़्यादा आप सीरियसली ना लीजिएगा, है कि लगे सर्च करने की सही में एसएससी एग्जाम सिंधु सभ्यता में चल रहा था, ऐसा नहीं है। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान में। ध्यान दीजिए, हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान में। यह प्रश्न अब ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, जहां से आएगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, बच्चे इसके पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन मैं उससे संबंधित और चीजों को इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि जो प्रश्न आ गया वो तो सिर्फ आधार है और उसके ऊपर की चीजों को अब जानना जहां से अब पूछेगा, तो उसी को आधार बना के मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। यह सिर्फ एनालिसिस नहीं है दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड जो धोखा हुआ है, पढ़ नहीं पाए हैं बच्चे, उस चीज को रिकवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका वह चीज रिकवर हो जाए, वह टॉपिक पूरा। मैथ रीजनिंग तो ठीक है आप करिए, जो आप पढ़े भी होंगे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड सबका छूटा पड़ा है, सब परेशान है। यह पूरा मेरा स्टैटिक वीडियो केवल देख लीजिए, टोटल जितना एनालिसिस है ऑल डे का। मैं कहता हूं कि आप एग्जाम से बाहर आकर कमेंट करेंगे कि सर आपकी क्लास से इतनी जो है क्वेश्चंस आए थे। लोथल गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है, बनवाली हरियाणा और फतेहाबाद जनपद में है। आलमगीर की बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सूत का गेंडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में है। चंदूदड़ो जो है पाकिस्तान में है। और सूत कोदना गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा गुजरात में। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां मोहनजोदड़ो में, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में। और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में, जहां विशाल स्नानागार और अन्नागार जैसी चीजें मिली थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। यह था आपका सिंधु सभ्यता से आया हुआ प्रश्न। रोज एक प्रश्न सिंधु सभ्यता का आ रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रोज एक जनगणना का प्रश्न आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत क्या था? तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सेंसस ऑफ 2011, इसको ध्यान रखिए। तो अब देखिए, आंकड़ों के मुताबिक 2001 में कुल जनसंख्या करीब 16% बच्चे थे, माने 16% बच्चे थे। लेकिन 2011 में यह कम होकर 13% हो गई। जनगणना आयुक्त जो उस समय सी चंद्रमौली थे, उन्होंने कहा कि उर्वरा घट रही है। उर्वरा मतलब फर्टिलाइजेशन। अब घट रही है कि बढ़ रही है उर्वरा, ये तो अब इनको चंद्रमौली साहब को क्या बताएं। अब कोरोना काल के बाद जनगणना करवाइए। जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का कहना है कि 1 नंबर पे भारत आ गया जनगणना में। उर्वरा घट उठ नहीं रही है। वो थोड़ा सा बीच में सब जो है लग गए थे किसी पढ़ाई लिखाई में इधर उधर में, लेकिन अभी कोरोना काल में हो गए खाली। और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 ने कह दिया है कि चीन को पीछे छोड़कर भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है। सर्च करिएगा, आपको आएगा, ये सूचना मिलेगी। तो चंद्रमौली साहब, उर्वरा नहीं घटी है। उर्वरा के लिए थोड़ा मौका नहीं मिल रहा था, कोरोना में पूरा मौका सरकार ने दिया और कोरोना ने तो एकदम से जो है संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अब ये देखिए पूछ दिया बच्चों का रेशियो, तो वह तो अब आने से रहा नहीं। अब आने का चांसेस क्या है? शिक्षा का भी पूछ चुका है कि शिक्षा का जो है साक्षरता परसेंटेज वगैरह क्या था जनसंख्या में, ये भी पूछ दिया है। तो अब लिंगानुपात पूछ सकता है, लॉर्ड मेयो वगैरह भी पूछ चुका है, जान लीजिए। लिंगानुपात में क्या होता है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यही टॉपिक मुझे लग रहा है दोस्तों पूछेगा इंपॉर्टेंट। लिंग अब स्पेशल तरीके से मैं आपके लिए ग्राफ बनाया हूं, या दोस्तों मैं खुद इन ग्राफ्स को तैयार करके आपके लिए लाता हूं कि याद हो जाए। तो मैं राज्यों का अलग बनाया हूं जैसा कि रोज देता हूं, और केंद्र शासित प्रदेश का अलग बनाया हूं, दोनों का सेक्स रेशियो, ताकि आपके लिए पूछे अगर तो राज्य और केंद्र शासित शब्द डाल दे तो भी आप समझ लें। नॉर्मली लोग एक थोड़ी याद कर लेंगे, सबसे ज्यादा सबसे कम, और पहले वहां केंद्र शासित प्रदेश डाल दिया तो मामला फुस हो गया। तो के राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक अच्छी स्थिति जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, मतलब ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चियों का संरक्षण वहां ज्यादा हुआ है, महिलाओं को अच्छी एजुकेशन की वजह से लिंगानुपात वहां ज्यादा है ना। इसके बाद तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है, वो भी गुड स्थिति में है, जो है वेरी गुड तो केरल ही है, गुड में तमिलनाडु है। इसका बैड स्थिति अगर कहें, जहां पे बहुत खराब स्थिति है, तो 877 राज्यों, राज्यों में हरियाणा की स्थिति 877 है, मतलब 1000 पुरुषों पे
जो है लगभग मान के चलिए कि 877 ही फीमेल हैं या फिर औरतें हैं, महिलाएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब कि लगभग मान के चलिए कि 100-150 लोग के लिए तो बेचारे को शादी नहीं मिलेगी, समस्या है। 883 जो है ये भी सेकेंड नंबर पे जम्मू कश्मीर इसी के पीछे है, यहाँ की भी स्थिति खराब है लिंगानुपात में। हाँ, उसी तरह यूटी की बात करें तो पुदुचेरी की स्थिति बेस्ट है एकदम। पुदुचेरी में जो है 1038 लिंगानुपात है, बढ़िया है। और दमन एंड द्वीप की स्थिति जो है खराब है, 618 की जो है इस रिपोर्ट में है। स्थिति का मतलब समझिए आप, उस पर अन्यथा अन्य चीज से ना लीजिए, ये जनसंख्या में जो है लिंगानुपात में मैं खराब या अच्छी बता रहा हूँ। बाकी तो हरियाणा अपना भाई, वहाँ दूध घाट की नगरी हरियाणा, उसका क्या ही कहना। और दमन तो वो नहीं, लेकिन जो सेक्स रेशियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी वहीं से चला था, तो मैं सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे आप। बाकी स्टेट तो जो है सो ही है। सरकार ने बताया कि 2011 की जनगणना के ताजे आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ये तो मैं स्टेट वाइज बताया, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। ये ओवरऑल इंडिया का था। क्योंकि मैं किसी टॉपिक पर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि मैं कोई छोड़ दूं आपके लिए, मैं मैक्सिमम को कवर कर देना चाहता हूं दोस्तों। अब कहीं ना कहीं अब कुछ अगर छूट गया तो उसके लिए क्या ही कहा जाए, लेकिन मैक्सिमम तो मैं देने की कोशिश करता ही हूं। कुछ मुख्य बिंदु जो रोज दे देता हूं वो भी ध्यान लीजिए कि 872 में लॉर्ड मेयो 10 की जनगणना, नियमित 10 की जनगणना 881 में रिपन के समय में, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, आजाद भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में, 2011 की जनगणना देश की 15वीं व आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। और जनगणना आयुक्त तो 2011 में सी चंद्रमौली, और वर्तमान जो है 21 में जो होने वाली थी, जो हो नहीं पाई, डॉक्टर विवेक जोशी, जो एनआरसी रजिस्टर वगैरह इन्होंने बनाया। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर हुई नहीं तो वहां कैसे आयुक्त बन गए। अरे भाई, आयुक्त तो बनेंगे, पद पे कोई ना कोई तो रहेगा ही। जनगणना तो होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से तो गड़बड़ हो गई, तो वो थे जो आयुक्त विवेक जोशी को याद रखेंगे। और थीम क्या थी वो पूछ सकता है। अब मुझे लग रहा है कि किसी एग्जाम में शायद यह जो है एक प्रश्न ठोक देगा कि आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, उस समय की थीम थी 2011 की, ध्यान देंगे। प्रश्न था, हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? Who become the vice president of India after the recently held vice presidential election? अब आइए देखते हैं। एनडीए यानी जो है बीजेपी की तरफ से जो है एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 528 वोटों के साथ देश के 14वें उपराष्ट्रपति 11 जुलाई को शपथ लिए हैं। टोटल डेटा आपको दे दिया। यहां से प्रश्न अब आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये पूछ दिया। अब उपराष्ट्रपति में बचा ही क्या, अब सब लोग एक्स्ट्रा मतलब इसको जान गए, वायरल हो गया। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इसके पहले ये ध्यान रखिए कि ये पूछ सकता है। इनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हुआ। थोड़ा सा और आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में देने की बात करूंगा दोस्तों कि नई नई नियुक्तियां जो हुई हैं उनमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि 15वीं जो है राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो पूछने वाला चीज है, इसमें मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, बस अटेंशन मतलब 2 मिनट आप ध्यान दीजिए इस पे, स्क्रीन पर आप देखिए, और यहां से 1 नंबर की गारंटी दे रहा हूं। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो आज प्रश्न में आया था, और नरेंद्र मोदी जो है पीएम साहब जो हमारे 15वें, इनको भी ध्यान रखिए। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और एक बार रिफ्रेश कर दूं, आपने सब पढ़ा है मैं मान रहा हूं, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर दूं आपका डेटा जो है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार। और इसके बाद जान लीजिए कि जो न्यू वाले जो है अनूप चंद्र पांडे, अन्य जो है और अरुण गोयल, नए जो अन्य इसके साथ। और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महान्यायवादी आर वेंकटरमणी, पूछा कई बार एसएससी में पूछा है, इसमें भी आ सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीएस सोनाली सिंह 26वीं। इसके बाद जो है मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह सिन्हा, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो पीएम हमेशा होते हैं मोदी जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और सीईओ परमेश्वर अय्यर। अभी नीति आयोग पे हाथ नहीं लगाया सीआरपीएफ, लेकिन लगा सकता है। राज्यसभा का सभापति जो हरिवंश नारायण, लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार विक्रम जो है मिश्री, और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम जो है। इसका एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। नंद किशोर सिंह, फुल फॉर्म याद रखिए। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी, और भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अरुण कुमार सिंह, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है इनकलाब सिंह लालपुरा। ओबीसी के जो है हंसराज अहिर, ध्यान रखिए, अहिर ओबीसी या हंसराज अहिर, बहुत सही नाम रखे हैं। एसटी के लिए जो है हर्ष चौहान, और एसटी के लिए विजय सांपला, और रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, और यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी, जो वहां पर देखिए मैं नहीं बता पाया था, यहाँ पर देखिए अपडेटेड डेटा मिल गया आपको, मनोज सोनी यूपीएससी के। एसएससी जो है
क्या है यश किशोर, और सीबीएसई की निधि छिप्पर, और एनसीईआरटी की दिनेश प्रसाद सकलानी, और यूजीसी के जगदीश जगदीश जो है कुमार, एम जगदीश कुमार, और सीवीसी केंद्रीय विजिलेंस कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और एनसीएलएटी के अशोक भूषण, इसरो के जो है सोमनाथ, इनको ध्यान रखेंगे 10वें, और डीआरडीओ के समीर वी कामत, और विक्रम साराभाई के निदेशक जो है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। तो टोटल डेटा दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से कहिए तो इसको फ्लैश करके ऐसे दिखा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे, परीक्षा में ये 40 नहीं आएंगे, परीक्षा में एक ही आएगा और वह याद रहेगा, कुछ विश्वास रखिए। ये अभी नहीं, भले टेस्ट करिए, बस आप एक बार 4 बार 2 बार पढ़ लीजिए, इसको रोक कर आगे पीछे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल द राइट टू इक्वलिटी इज मेंशन्ड। कल भी प्रश्न पूछा था दोस्तों, आज भी प्रश्न पूछा, मतलब लगातार, कल कहने का मतलब इसके पहले वाली पाली में, समझिए कल मतलब 25 में, आप समझ लीजिएगा इसके पहले की पाली में प्रश्न पूछा था और आज भी प्रश्न पूछा है लगातार। इसमें से जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक जो है मौलिक अधिकार का प्रश्न उठा रहा है, और जिसमें से धर्म वाला जो है ये वाला कहाँ गया, 4 नंबर पे धर्म वाला जो है 25 से 28 पूछ चुका। आज समानता का अधिकार 14 से 18 पूछ चुका। अब जो है अब इसके बाद बचा यही है, जान लीजिए स्वतंत्रता वाला, शोषण वाला और संस्कृति, और ये अनुच्छेद 32 यही बचा है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए और याद करिए, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। आज का उत्तर था आर्टिकल 14 से 18, लेकिन आगे के लिए ट्रिक भी आपके सामने है। समस्त उपचार समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए इस ट्रिक को बना लीजिए। मैं ट्रिक पे बहुत तो विश्वास नहीं करता, लेकिन याद करने के लिए आप बना लीजिए इसको। सम से जो है समानता या का अधिकार 14 से 18, अस्त से जो है स्वतंत्रता का, और उसका शोषण से शो से शोषण, और ध से धार्मिक, संस्कृति लास्ट में, उपचार लास्ट में है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को उपचार। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब ये आपको इस इमेज की तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा कि ये इमेज जो है मैंने क्यों लगा दिया है। यह इमेज दोस्तों इस समानता के अधिकार की बात के लिए लगा हुआ है। आप अर्थ निकालिएगा, अर्थ जरूर मिलेगा आपको कि एक बच्चा जो है एप्पल का जो है जो लाखों रुपए में आता है, और जो है क्या है एयर मैक ईयर, पता नहीं इसका नाम जो है, महंगा वाला टैबलेट है या कोई लैपटॉप है, मुंह में लेके ऐसे खेल रहा है, और एक बच्चा मिट्टी में पड़ी हुई चीजों को उठाकर खाने के लिए मजबूर है। यह हमारा मौलिक अधिकार हमें अधिकार देता है कि इन दोनों को बराबर किया जाए। समानता यही है कि समानता लाने का अनुच्छेद 18 से 14 से 18 तक का वैल्यू यही है कि अगर वो नहीं रहेगा तो यही स्थिति आएगी दोस्तों कि कोई राजा का बेटा राजा बनेगा और कोई पता चले फकीर वाला फकीर ही रह जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 इमोशंस के साथ अनुच्छेद और पढ़ाई को जोड़िए, तब मजा आएगा, बस तब जो है समझ में आपको आ जाएगा। वही एक कहावत जो है, एक हमारे गुरु जी की बात फिर से याद आ गई कि जो है कैसे उन्होंने बताया कि जो है जब आपके इमोशंस की चीज़ें से आपकी चीज़ें जुड़ी रहेंगी तो आपको समझ में आ जाए। जो नहीं बोलते हैं कि जब दर्द नहीं है सीने में तो खाक मजा है जीने में वाली बात है, कि जब पढ़ाई का जुड़ाव आपके लाइफ से, आपके इन्वायरमेंट से, अगल बगल से रहेगा तो याद हो जाएगी। हाँ, अब थोड़ा सा आपका कुछ मन लगेगा इसमें, मुझे विश्वास है। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ध्यान दीजिए, तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा इधर से देख लीजिए फिर इधर देखिएगा, अभी आपको मैं रोक दूंगा। झारखंड का सरेकेला छऊ 3 राज्यों का था। अब ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता। उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, और मुखैटे सरेकेला और पुरुलिया छऊ। कुल मिला के जानिए कि छऊ अगर पूछे तो ऑप्शन में एक ही देगा, पूरा नहीं देगा। झारखंड में भी छऊ चलता है, उड़ीसा में भी छऊ चलता है, पश्चिम बंगाल, तो कि सब एक, क्योंकि सब एक ही जगह है। आप देखते होंगे अगर इंडिया का मैप आप देखेंगे तो सब जो है यहीं इस वाले एरिया रेंज में है। यहीं पर जो है झारखंड, बिहार से टूटकर झारखंड है, और यहीं पर जो है यहाँ पर आप उड़ीसा को देख लेंगे, और यहीं पर जो पश्चिम बंगाल आपको मिल जाएगा नीचे इस तरह से। तो इस वाले रीजन में छऊ नृत्य प्रचलित है। चूंकि नृत्य है, कोई बाउंड्री वाइज तो चलेगा नहीं। हाँ, ये मौसमी चौधरी जी हैं, छऊ नृत्य कर रही हैं। आप ज्यादा न देखिए, ये मुक्का देख रहे हैं, तान के रखी है जो है भैया, और दोनों मुक्का देख रहे हैं भींच करके रखी है, और फिर पिटाई आपकी जो हो जाएगी। और लेकिन फिलहाल आप लोग, मैं जानता हूँ पिटाई खाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अगले जो है प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जो है अब प्रश्न क्या है मेरा, एक थोड़ा सा एक था छऊ नृत्य पूछ दिया, वो नहीं पूछेगा। मेरा एक विचार था दोस्तों कि मैं आपको सारे नृत्य एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार जो है रिफ्रेश मार दूं, आपके माइंड में लोड है जो डेटा उसको, ताकि आपको फिर से याद हो जाए। असम का एक बार मैं पढ़ देता हूं पूरा, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा नृत्य कवर करा दूं।
असम का बिहू, नाग नृत्य, नटपूजा, बगरुम्बा, झुमरा, इसको ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, कजरी, झूला, कुमायूं, चादरी, झोरा, चरकुला। जम्मू का वही रयू, फाकी, मनसाज, डामली, डांडी, कूद, भागवत। जो मैंने उसमें बताया था वही यहाँ पर। लक्षद्वीप का कुछ उसमें नहीं बता पाया था, परिचाकाली, क्योंकि 1 नंबर रोज आ रहा है। आंध्र प्रदेश का उसी तरह से मर्दाला, बदकम्बा, कुंभी, छड़ी और घंटा। बिहार का देखिए छऊ, सरहुल, कर्मा, सोराई और माघा, जातरा, झीका। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो मैं इसको नेक्स्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंजाब का देखिए भांगड़ा गिद्धा, वही हाल है। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल। नृत्य और फेस्टिवल के नाम लगभग एक ही जैसे होते हैं। छऊ देखिए यहाँ झारखंड में भी है। तो इन्हीं से प्रश्न 1 नंबर का रोज उठाएगा दोस्तों। तो 1 नंबर देखिए, आप एक बार इसको सिक्योर कर लीजिए। टोटल मैं इसको धीरे धीरे रोक रोक के थोड़ा सा नेक्स्ट कर रहा हूँ, ताकि आप टोटल जो है रोक करके पढ़ लीजिए, अपने से याद हो जाएगा। जो है जिनको याद है उनका समय क्या बर्बाद किया जाए। देखिए इस तरह से टोटल लोक नृत्य आपको दिया हूं बना करके, कि आपको कोई कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ये आज का सेशन ये रहा दोस्तों। आज की क्लासेस 24 फरवरी 2023 के प्रश्न, उनका फटाफट रिवीजन ताकि वो भूले ना। रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन, यह पूछा हुआ था। 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 स्क्वायर पर फीट था। जो है इसको ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व राज्यों की बात करें तो वो भी देखिए ज्यादा किस राज्य की थी और कम किस राज्य की, वो यहाँ पर डेटा दिया था मैंने, और उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जो आज बताया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 19A पूछा था, तो 19A किसके साथ है? जो है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। टोटल अनुच्छेद ये भी देखिएगा, हो सकता है आपके में पूछ दे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी? तो 40 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न, मानव का रक्तचाप कितना होता है? इसको भी ध्यान रखेंगे, 90 से 120। एनसीईआरटी वगैरह में एक कमेंट आया था जो है कि 80 से, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 80 से 120। ये भी मैंने बताया था उस दिन, बोला था कि 80 से 120 भी बुक में दिया हुआ है। आपका जो ऑप्शन रहेगा उसके साथ आप जाएंगे। दोनों नहीं देगा, 90 120, 80 120 नहीं देगा, ऑप्शन ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी जो किसको मिलता है दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिनेश लाड को मिलता है। बाकी जितनों को मिला है यहाँ पर बताया गया है। धौलावीरा यूनेस्को में देखिए पिछले प्रश्न, अब सोचिए तो धौलावीरा वही देखिए यहीं से प्रश्न आ रहा है। जो अब 40वां विश्व धरोहर है, यह भी पूछा हुआ था कितने नंबर पे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, और बाबर के सारे युद्ध यहाँ पर है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 25 से 28। मैंने बताया ना कि ये वाला पूछ दिया है, और आज समानता वाला पूछा है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ सॉरी धार्मिक वाला पूछ दिया है, आज समानता वाला पूछा है। अब स्वतंत्रता, शोषण, संस्कृति और संवैधानिक वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 2023 में जो है उन्हें पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम में उनका मशहूर तबला वादक थे, इनको भी मिला हुआ है। बाकी कई सारे पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ये सब रोक करके देख लीजिएगा, पिछली क्लास का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो एक लाइन में याद करिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। मूल रूप से 10 थे, 86वें के बाद जो है 2002 में 11 कर दिए गए हैं। एक इसमें जो जोड़ा गया शिक्षा वाला यानी एजुकेशन वाला था। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है, सत्य की ज्योति जलती रहती है, ट्रिक मैंने बताया था, याद रखिए। सत्य शोधक समाज यानी ज्योतिबा फूले। इसके बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्मा है जो राजा, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आर्य दयावान होते हैं तो दयानंद सरस्वती। राम और कृष्ण मिलेंगे तो आपका जो विवेक अच्छा हो जाएगा, विवेकानंद। और प्रार्थना आत्मा से करते हैं तो प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग। ये कीवर्ड मैंने बनाया दोस्तों आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप आसानी से समझें। हाँ, ये वाला तो आप लोग खूब खुश हुए, खूब कमेंट इस पर कर रहे हैं आप लोग ना, अरे कम नहीं है भैया। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को गद्दी से दोस्तों 1236 से 40 तक के शासन की थी, यानी 40 में गद्दी से हटाया गया था। चापलूसी का पर्यायवाची, चापलूसी, चटकारता, मिन्नत, समाजत, उल्फत। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, निरपराधी को दंडित करना। तोता का पर्यायवाची यहाँ पर टोटल दिया है, आप देख लीजिए। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? उस आज मणिपुरी, कल उस दिन मोहिनी अट्टम पूछा था, तो केरल का लोक नृत्य है दोस्तों, यह भी बताया गया था। भागवत लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था सर महाराष्ट्र से, तो लिख दिया हूं, बाकी आप चेक करिएगा। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीती थी? तो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 श्री पंकज अडवाणी साहब ने जीती थी। इनका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaCO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर रिवाइज कराया था, आज भी दे दिया हूँ, आप रोक करके चाहें तो देख सकते हैं। बजट किस आर्टिकल में दिया गया था? तो बजट शब्द का प्रयोग जो है
अनुच्छेद, ये देखिए यहाँ पर जो है फ्रीडम वाला यहाँ पर आ गया था, इस पे ध्यान नहीं देंगे। अनुच्छेद 112 में दिया गया था, यह था बजट। मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो 191 देशों में जो है 132वें स्थान पर भारत था। और इंपॉर्टेंट जो है, अब यह सूचकांक पूछ सकता है, 125वां जो है प्रेस में था, 136वां जो है खुशहाली में था, 135वां जो है शांति में था, और पर्यावरण में 180 का 180, और सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। मालदीव किस ओर है, यह ध्यान दीजिए। मालदीव अगर पूछे तो हमारे जो है लक्षद्वीप से जो है उत्तर दक्षिण में है। अगर पूरे भारत से पूछे तो मैंने बताया था ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पर आपका वेस्ट हो गया था और यहाँ पर साउथ में हो गया था, यहाँ पर मालदीव है तो पश्चिम और दक्षिणी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अभ्रक के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए नेल्लूर का जिला अभ्रक उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश का जो है फेमस है, ये भी ध्यान रखेंगे, नेल्लूर जिला। और प्रमुख उत्पादनों का मैंने यहाँ पर दिया है जो कल पिछली क्लास में बताया गया है। टीसीएस के नए पैटर्न पर क्या क्या रिवाइज करें दोस्तों? तो रिवाइज कुछ क्या बताएं, जो आपको मैं टोटल एनालिसिस दे रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड के लिए वो काफ़ी है। आप रटिए, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझिए, उसी के अकॉर्डिंग और तथ्यों को रिवाइज कर लीजिए। बाकी रीजनिंग लोग बता रहे हैं कि इजी आ रही है, कई लोगों से मेरी भी बात हुई और कई चैनल्स पे आपने वीडियो देखा होगा जरूर, आप भी ऐसा नहीं है कि एकदम से अनजान है। रीजनिंग इजी आ रही है। हिंदी को थोड़ा समय देकर करिएगा, ग्रामर हिंदी वगैरह का इजी आता है जहाँ से आप नंबर बटोर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हमें हमेशा अपने फील्ड पर खेलना चाहिए। फिर अपने फील्ड का मतलब कि जो हमारा बेटर सब्जेक्ट है उस पर काम करना चाहिए। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को पूरा फोकस करिए। रीजनिंग को जो इजी हम करें, अगर हिंदी रीजनिंग इजी आ रही है तो 25-25 क्वेश्चन तो आप सिक्योर करिए। 50 क्वेश्चन अगर सिक्योर होते हैं तो जीएस में मैं वादा करता हूं कि कम से कम 20 प्लस आपको रखने की कोशिश मेरी रहेगी। तो वहां से भी आपको लगभग जो है 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्या गणित इतनी कमजोर आपकी नहीं रहेगी कि आप वहां से 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। 80 प्लस आपका नंबर आने वाला है, आप टेंशन न लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहिए। हम हमेशा, ये एनालिसिस तो एक बहाना है, असल में जनरल एप्टीट्यूड आपको रटवा देना है, यह मेरा टारगेट है दोस्तों। इसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, कई लोग जुड़े भी हैं, इसको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। रेगुलर पीडीएफ इस पर अपलोड की जा रही है, स्कैन करिए या पीडीएफ में अगर इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप जो है लिंक लगाया गया आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अन्यथा इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट मार के टेलीग्राम में जाकर स्कैन करके गैलरी से इमेज लेकर के इसको आप वहां तक रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या @hello शिक्षा वगैरह लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। ये टेलीग्राम जहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें। कैसी लगी आज की एनालिसिस ये हमें जरूर बताएं दोस्तों, बिना बताए न जाएं। अधिक से अधिक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि नया हूं दोस्तों यूट्यूब पर, शिक्षक पुराना हूं बट यूट्यूब पर नया हूं, इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, मुझे स्टैंड होने दें। मैं एक से एक क्वालिटी कंटेंट आपको लाऊंगा। सरकारी नौकरी के दरवाजे तक पहुंचाने का मेरा वादा है कि जनरल एप्टीट्यूड हो चाहे कितना कठिन सब्जेक्ट हो, उसका टोटल आपको फ्री में चीजें दी जाएंगी। और सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो, रेगुलर क्लासेस आएंगी। हेलो शिक्षा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा।